हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। तो इसके पहले हमने आपको बोन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था कि बोन्स हमारे शरीर में बोन्स का काम क्या होता है, यानी कि अस्थियों का क्या काम होता है, उसके अलावा कितने प्रकार के नंबर ऑफ बोन्स हमारे शरीर में पाई जाती है, यानी कि टाइप्स ऑफ बोन्स, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था। और उसके साथ साथ में नंबर ऑफ बोन्स जैसे कि एडल्ट में और जो है चिल्ड्रन में और इन्फेंट में कितने नंबर ऑफ बोन्स पाई जाती है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो उसके आगे थोड़ा सा बाकी है, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि बोन्स की बात करें तो हमने बताया था कि वयस्क में लगभग आपकी 206 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो 206 अस्थियां जो पाई जाती हैं उनमें हमने बताया था कि अब चूंकि 206 पृथक अलग अलग अस्थियां पाई जा रही हैं, तो ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी कि जो बोन्स का अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो उसकी सुविधा के लिए पूरे कंकाल को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है, पहले को बोलते हैं ओके, चलिए, तो पहले को बोलते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। ओके, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल। बस फटाफट बस नंबर ऑफ बोन्स ही हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ बोन्स पाए जा रहे हैं। ठीक, तो और इसको इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि जो हमारा स्केलेटन है, कंकाल है, उसको दो में डिवाइड कर दिया गया है। टोटल जो 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में, जिनसे मिल करके हमारा कंकाल बना हुआ है, यानी स्केलेटन बना हुआ है, उसको दो में डिवाइड कर दिया गया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। अब जो ये एक्सियल स्केलेटन है, अक्षीय कंकाल है, इसमें क्या है कि इसको अक्षीय कंकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, यानी कि जो अनुलंब अक्ष है, वो बनाता है। इसके अंतर्गत हमारी खोपड़ी आ जाती है, यानी कि हमारा स्कल आ जाता है, हमारा कशेरुक दंड यानी कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो आ जाता है, और फिर हमारे जो वक्ष में यानी कि हमारे चेस्ट में जो हड्डियां पाई जाती हैं, उरोस्थी जिसको कि स्टर्नम बोलते हैं, और जो हमारी पसलियां हैं यानी कि रिब्स, ये सारी हमारे एक्सियल स्केलेटन में आ जाती हैं। और इसमें टोटल आपकी 80 अस्थियां होती हैं। टोटल इसमें 80 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और जो दूसरा है उपांगीय कंकाल, जैसे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन बोल रहे हैं, इसके अंतर्गत हमारे जो अपर एक्सट्रीमिटीज हैं, यानी कि ऊपर की जो भुजाएं हैं, और जो हमारा स्कंध मेखला है यानी कि पेक्टोरल गर्डल है, वो आ जाता है, और जो निम्न भुजाएं यानी कि जो लोअर एक्सट्रेमिटीज हैं वो आ जाती हैं। उसके साथ साथ श्रोणि मेखला की जो अस्थि है वो भी इसी के अंदर में आती है। और ये जो टोटल है उपांगीय कंकाल, इसमें 126 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी कि 80 ये हो गई और 126 ये हो गई। तो इसको टोटल मिला करके 80 और 126 को अगर आप मिला दोगे तो 206 अस्थियां हो जाएंगी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि टोटल अस्थियां होती कितनी है। तो जो अक्षीय कंकाल है यानी कि एक्सियल स्केलेटन है, उसमें क्या होती है, 80 अस्थियां हमने बताया आपको पाई जा रही हैं। 80 खोपड़ी में, यानी जो इसमें स्कल पाया जाता है, उसमें 22 अस्थियां होती हैं। ओके, और कान में 6 अस्थियां पाई जाती हैं, और तथा एक गले की अस्थि होती है जिसे कि हायोइड बोन कहते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से क्या होता है, जो गले की अस्थि होती है वो खोपड़ी का भाग नहीं होती, यानी कि हमारे स्कल का वो पार्ट नहीं है। ओके, तो और इसके बाद में जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें हमारी 26 अस्थियां होती हैं, हमारे वक्ष में 25 अस्थियां पाई जाती हैं। ओके, अब इनको फर्दर जो है आगे डिवाइड किया गया है, तो यहां पर मैं आपको फिलहाल दिखा देती हूं आगे कितनी हैं। चलिए, तो कान में 6 अस्थियां पाई जाती हैं, ये हमने बताया आपको, और गले में और एक गले की भी अस्थि होती है, हायोइड बोन, जो गले में पाई जाती है उसे बोलते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आप इस तरीके से बोल सकते हो। ये गले की अस्थि होती है, इसको स्कल में नहीं, ये स्कल का पार्ट नहीं होती हैं तकनीकी रूप से। चलिए अब आते हैं
अच्छा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि टोटल जो अस्थियां हैं उनको फर्दर जो डिवाइड किया गया है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डिवाइड किया जा रहा है। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ मैंने बताया जो आपको, ये देखिए खोपड़ी में कितनी है, खोपड़ी में ये 22 अस्थियां हैं, ठीक है। कान में 6 अस्थियां हैं और गले की जो अस्थि है जिसको हायोइड बोन बोलते हैं, और ये हमने बताया तकनीकी रूप से जो गले की अस्थि है वो हमारी खोपड़ी का भाग नहीं होती है। कशेरुकदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में 26 अस्थियां, वक्ष में 25 अस्थियां पाई जा रही हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो खोपड़ी में यानी कि हमारे स्कल में कितनी है, 22 अस्थियां हैं। ओके, और कपाल में, कपाल यानी कि क्रेनियम में 8 अस्थियां होती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, फ्रंटल, हमने आपको पिक्चर दिखाया हुआ था, फ्रंटल बोन में एक हो गई फ्रंटल, पैराइटल 2 हो गई, टेम्पोरल 2 हो गई, एथमॉयड 1 हो गई, स्फेमॉयड 1 हो गई और ऑक्सीपिटल ये 1 हो गई। यानी कि टोटल 1 2 2 4 5 6 7 8, ये आपकी क्रेनियम यानी कि कपाल की अस्थियां हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, एथमॉयड, स्फेनॉयड और ऑक्सीपिटल। ओके, तो टोटल हमारे कपाल में, क्रेनियम में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, कपाल में 8 अस्थियां हैं और टोटल हमारी खोपड़ी में, स्कल में 22 अस्थियां हैं। ओके, ये देख सकते हो आप, स्कल है ये हमारा, ये हमारी पूरी खोपड़ी है। अब इसके अंदर जो है ये जो कपाल है, क्रेनियम, ये ऊपर का भाग आता है जिसमें ये 8 अस्थियां पाई जा रही हैं। ओके, अब है आपकी चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती हैं। हमारे फेस में ये भी क्वेश्चन आता है, चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती है, कौन कौन सी हैं, मैक्सिलरी 2, लैक्रिमल 2, नेजल 2, इंफीरियल नेजल कोचा 2, पैलेंटाइन 2, मैंडिबल 1। तो ये हमारी टोटल जो है ये इतनी अस्थियां हैं। तो फिलहाल ये ओवरऑल पूछा जाता है कि हमारे फेस में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 14 अस्थियां पाई जाएंगी। जैसे कि पूछ लिया जाएगा खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 22 अस्थियां पाई जाती हैं। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि कपाल में कितनी पाई जा रही हैं, क्रेनियम में, तो 8 अस्थियां। तो फिलहाल इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, आपको टोटल जरूर याद कर लीजिएगा कि टोटल कितनी पाई जा रही हैं। और एक ये है वोमर, ये 1 अस्थियां हैं। गले में एक हायोइड है, कान की 6 अस्थियां हमने बताया था, जिसमें कि मैलियस 2 है, इंकस 2 है, स्टेपिस 2 है, ठीक है। और ये सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस। अब ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुकदंड, जिसे कि हम मेरुदंड भी कहते हैं, इसमें टोटल 26 अस्थियां हैं और इनको डिवाइड कर दिया गया है। सर्वाइकल वर्टिब्रली ये है 7 अस्थियां हैं इसमें। और जो थोरेसिक डॉर्सल वर्टिब्रल है इसमें 12 है, लंबर वर्टिब्रल 5 है, सैक्रम में 1, कॉक्सिक 1, वक्ष में 25 अस्थियां, ठीक है, जिसमें कि 24 आपके रिब्स हो गई, ठीक है। ये पूछी जाती है कितनी पसलियां होती हैं, तो 24 होती हैं, और अगर जोड़ी में हम बात करें तो 12 जोड़ी होती हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, 12 जोड़ी पसलियां होती यानी कि रिब्स होती हैं, और अगर इनको हम काउंट ऐसे करें तो 24 आ जाती हैं। स्टर्नम 1, ठीक है। तो ये आपकी टोटल अस्थियां हो गई। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। इसका आप चाहो स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हो। टोटल एटलीस्ट आपको टोटल तो आना ही चाहिए, टोटल कितनी अस्थियां होती हैं। चलिए, तो ये अस्थियों के बारे में हो गया, और बहुत ज़्यादा हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिर चलिए और देख लेती हूँ मैं कि और क्या आपको बता सकती हूँ। हाँ, नहीं, सर्वाइकल का तो फिलहाल नहीं पूछा जाता है। तो ये जो था, चलिए कपाल की तो हो गई, खोपड़ी की मेन यहीं से क्वेश्चन आता है। ओके, और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें भी होती हैं जो टोटल 26 हैं इसमें। चलिए,
छोड़ते हैं, इससे फिलहाल इससे क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए, अब एक जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है जिसमें कि 126 अस्थियां हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ठीक है। इसमें तो आपका कितनी हो गई टोटल, कहाँ गया, यहाँ पे 80 अस्थियों के बारे में हमें बताना था, तो 26 ये हो गई, 80 अस्थियां, 22 और ये 6 और 26 और ये 25, ठीक है। तो ये टोटल आपको पता चल गया है। अब हम आते हैं आपको अपेंडिकुलर, इससे बता देते हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है यानी कि जो दूसरा पार्ट है हमारा, अभी तो हमने एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा, अब अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसमें हम पढ़ लेते हैं कि इसमें जो 126 अस्थियां पाई जा रही हैं वो कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 126 अस्थियां हैं हमारी टोटल। अब इसमें जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, ऊर्ध्वांग जो ऊपर की भुजाएं हैं, उनमें 64 अस्थियां हैं, ठीक है, 64। अब इसमें क्या क्या है, अस्कंध मेखला है, अस्कंध मेखला में पेक्टोरल गर्डल में स्कंद फलकासी स्कैपुला जिसे बोलते हैं 2 है, और क्लैविकल 2 है, और हमारी भुजाओं में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारी भुजा में या फिर बाहु में कितनी अस्थियां पाई जा रही हैं। तो देखिए पहली बात कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं, ह्यूमरस अग्रबाहु फोर आर्म, अल्ना रेडियस रिस्ट में कार्पल अस्थियां, ठीक है। तो ह्यूमरस 2 होती हैं और अग्रबाहु में यानी कि फोर आर्म में यहाँ पर जो अल्ना और रेडियस है, अल्ना 2 होती है और रेडियस भी 2 होती है, और कलाई में हमारी कार्पल अस्थियां पाई जाती, कार्पल बोन्स, ये 16 होती हैं, ओके। फिर हमारे हाथ और अंगुलियों में, हैंड एंड फिंगर में, तो मेटाकार्पल अस्थियां होती हैं 10 और फेलेंजीज जो होती हैं ये 28। तो ये आपके पूरे यानी कि आम भुजा से लेकर के आपकी अंगुलियों तक का है टोटल कौन कौन सी बोन्स पाई जा रही हैं और कितने नंबर ऑफ बोन्स पाई जा रही हैं। चलिए ये हो गया। फिर अब यहाँ पर एक आप पिक्चर में देख सकते हो, अगर आप इसे क्रेनियम क्या है, यहाँ पर ये जो ये वाला रीजन क्रेनियम है, और जो मैंडिबल अस्थियां बताई थी ये यहाँ पर देख सकते हो, और ये स्टर्नम ये देख सकते हो, ये स्टर्नम है, रिब्स ये पसलियां हैं, ठीक है, जो 12 जोड़ी होती हैं, ह्यूमरस जो हमारे हाथ में ह्यूमरस है, ये है ह्यूमरस, ओके, और ये है रेडियस, ये पिक्चर में देख सकते हो आप, रेडियस ह्यूमरस हाथ की हड्डियां ये ऊपर है, रेडियस ये नीचे वाला है, अल्ना ये जो इनसे यहाँ पर 2 निकल रही हैं ये अल्ना है, ये और ये, ठीक है, ये अल्ना है, और कार्पल कार्पल बोन्स ये देख सकते हो आप, ये कार्पल है, ये मेटाकार्पल है, जो हमारी अंगुलियों में जो डिवाइड रहते हैं वो चीज़ है, और फेरेंजीज ये आगे की साइड में है, ठीक है। तो ये आपकी है टोटल बाजू की। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि इसमें 62 अस्थियां हैं। तो इसमें जो पेल्विक गर्डल है उसमें इलियम स्कियस प्यूबिस से मिलकर के अस्थि के 2 कूल्हे हैं, 2, ठीक है। अब जो है ये पेल्विक गर्डल, ये आप देख सकते हो यहाँ पर पेल्विक गर्डल जो हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर है, ठीक है, ये चीज ये पेल्विक गर्डल है, ये इलियम स्कियस और प्यूबिस से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर अस्थि के 2 कूल्हे जो होते हैं, कूल्हा बोलते हैं इसको, 2 होते हैं, ठीक है। अब थाइज में देख सकते हैं आप, जो हमारी जांग है उसमें फीमर सबसे बड़ी अस्थि होती है, ये 2 होती है, फीमर ये आप देख सकते हो, ये है फीमर सबसे बड़ी अस्थि होती है हमारी, पटेला 2, पटेला ये है, ये देख रहे हो आप, ये है पटेला, यहाँ पर पाई जाती है जॉइंट्स पर। और लेग में हमारी टांगों में टीबिया 2 है, फ्यूबुला 2 है, और जो हमारे एंकल है, टखना है, वहां पर टॉर्सल अस्थियां पाई जाती हैं 14, और हमारा जो फुट और टोज है यानी कि हमारे जो पंजे और कह सकते जो अंगुलियां हैं उसमें मेटाटॉर्सल पाई जाती हैं 10, ठीक है, और फेलेंजीज मेटाटॉर्सल 10 हैं और फेलेंजीज 28 हैं, ठीक है।
तो ये आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फीमर पटेला आपने देख लिया, फ्यूबुला ये है, ठीक है, ये जो साइड में दिख रहा है, और टीबिया इसके बगल में जो चौड़ी सी दिख रही है ये टीबिया है। टर्सल ये यहाँ पर जॉइंट्स के जहाँ पर देख सकते हो आप, और मेटाटर्सल फिर यहाँ पर, फिर फेलेंजिस हमारी अंगुलियों में। ओके, तो ये आपकी इसकी अस्थियां हो गई, यानी कि हमारी भुजाओं में और हमारे पैरों में जो जो अस्थियां पाई जाती, कौन कौन सी अस्थियां और कितने नंबर ऑफ बोन्स पाई जा रही हैं, तो ये हो गया। आई थिंक अब जो अस्थियों के बारे में था वो हमने पढ़ लिया है। चलिए, और है तो फिलहाल बहुत सारी अस्थियां हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ेंगे फिलहाल तो याद नहीं रहेगा। ओके, चलिए अब फिर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, कुछ और इम्पोर्टेंट अगर होगा। ये हो गया आपकी अस्थियों के बारे में। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो 35 तक हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया था, अब हम 36 से यहाँ पर कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मंद बुद्धि बालकों, थोड़ा सा बड़ा कर, हाँ, मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि है, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसे हम आईक्यू बोलते हैं, वो आईक्यू, तो वो कितना, वो मतलब किससे कितना कम होती है। आईक्यू लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज बिलो, ठीक है, कितना इसमें से किससे कम होगा तो फिर वो मेंटली रिटार्डेड बच्चे कहलाएंगे। 120 होगा, 100 होगा, या फिर 80 होगा, या फिर 70 होगा। ओके, तो चलिए पहले इसका हम देख लेते हैं, एक चार्ट देख लेते हैं। मैं चार्ट दिखा देती हूँ आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये है चार्ट। ये आप देख सकते हो। ओके, तो ये जो चार्ट है, ये देखिए वेस्लर स्केल होती है, जिससे कि आईक्यू टेस्ट, जिसे मतलब परीक्षण किया जाता है, वेस्लर टेस्ट, बुद्धि का परीक्षण इससे किया जाता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि ये 1997 में दी गई है। इसका क्लासिफिकेशन वेस्लर ने जो आईक्यू टेस्ट के बारे में बताया है, यानी कि आईक्यू टेस्ट क्या, इन्होंने जो स्केल दी हुई है, ठीक, तो जो उसको क्लासीफाई किया है, रेंज दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया है वेस्लर। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। हाँ, अब ये टोटल आप देख सकते हो। देखिए, अगर 69 एंड बिलो, यानी कि 69 हो या फिर इससे कम, अगर जिनका भी आईक्यू है वो एक्सट्रीमली लो कहलाते हैं। फिर 70 से 79 के बीच में है, वो बॉर्डर लाइन पर होते हैं। 80 से 89 के बीच में लो एवरेज, 90 से 109 ये एवरेज कहलाएंगे, और 110 से 119 ये हाई एवरेज होंगे, और 120 से 129 सुपीरियर, और 130 एंड वेब जो वेरी सुपीरियर कहते हैं, और इनको फिर जो है गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं। ओके, तो ये इनका वेस्लर के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 70 से 79 के बीच में बॉर्डर लाइन है, और 69 एंड बिलो तो एक्सट्रीमली लो हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कि मंद बुद्धि बालकों का जो बोला जा रहा है आईक्यू लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है, वो किससे बिलो होगा, तो वो हम कह सकते हैं यहाँ पर 70,
ठीक है, अगर 70 से नीचे हो गया तो फिर वो जो है आपके मेंटली रिटार्डेड में आ जाएंगे। ओके, चलिए और ऐसे फिलहाल किसी का मतलब अलग अलग जो है यहाँ पर और भी दिया गया है, जो IQ है उसका क्लासिफिकेशन और भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया है, तो बहुत सारे हैं क्लासिफिकेशन। तो ये आप क्लासिफिकेशन भी देख सकते हो क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आता है, देख ही रहे हो कि किससे कम होगा तो वो मंद बुद्धि में रिटार्डेड में आएंगे, कितने नॉर्मल होते हैं और कितने गिफ्टेड होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब 37 क्वेश्चन है कि एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है वो है। एन इन्फेंट स्टार्ट्स क्रॉलिंग ऑन नीज एट द एज ऑफ 3 to 5 मंथ है, 7 to 9 मंथ है, 10 to 12 मंथ है या फिर 1 वर्ष के बाद में है। यहाँ पूछा गया है शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है तो वो क्या है। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको 10 महीना, कहीं पर लिखा हुआ है 7 महीना, कहीं 8, कहीं 9, तो एक जो एवरेज हम मानकर चल सकते हैं कि घुटने के बल जो चलना सीखता है वो आपका हो जाएगा 7 से 9 महीने में। ठीक है, क्योंकि जो 6 महीने तक क्या होता है, बच्चे जब 6 महीने के होते हैं तो थोड़ा वो बैठना सीख जाते हैं। ठीक है, बिना किसी सहारे के बैठना सीख जाते हैं, इसके बाद में वो फिर धीरे धीरे वो घुटने के बल चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो 7 से 9 महीने इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब इसका जो हम अगर हम पिक्चर देखें तो इसका भी पिक्चर दिया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फिलहाल तो अलग अलग है, कहीं पर 7 महीना, कहीं पर 9 महीना, कहीं पर 10 महीना, तो ऐसे अलग अलग एवरेज दिया गया है, लेकिन आप अप्रॉक्स एक मानकर चल सकते हो। तो देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हो, थोड़ा सा क्लियर नहीं है फिलहाल। तो यहां पर आप देख सकते हो कि देखिए यहां पर दिया गया है फीटल पोस्चर न्यूबॉर्न का। ओके, यानी कि अब जब वो अपने मुंह के बल ऐसे इस तरीके से जब लेटा होता है, ठीक है, तो वो न्यूबॉर्न बेबी होता है। फिर हल्का सा अपना सर उठा रहा है, होल्ड्स चिन अप, यानी कि अपने चिन को हल्का जब उठाना ऊपर सीख जाता है 1 महीने में लगभग। फिर दिया गया है कि अपने चेस्ट को उठाने लगता है तो वो 2 महीने में, अपने पहले चिन को उठाना 1 महीने में, 2 महीने में अपने चेस्ट को होल्ड कर सकता है, यानी कि ऊपर हल्का सा उठा करके रख सकता है। फिर सिट्स व्हेन सपोर्टेड, यानी कि जब आप सपोर्ट करके उसको बैठा सकते हो 4 महीने में, सपोर्ट के साथ में बैठता है। और सिट्स एलोन, यानी कि बिना किसी सपोर्ट के, वो 7 महीने तक, वही मैं बोल रही थी ना, 6 से 7 महीने में बच्चा जो है बिना सपोर्ट के बैठने लगता है। और स्टैंड्स होल्डिंग फर्नीचर, यानी कि किसी फर्नीचर को पकड़ करके वो खड़ा होना सीख जाता है 9 महीने में लगभग। क्रॉल्स, अब यहां पर देखिए 10 महीना दिया हुआ है, क्रॉल्स करना, वही जो क्रॉलिंग घुटने के बल वो चल रहा है, तो 10 महीना दिया हुआ है। तो आप एक प्रोक्स 7 से 9 महीना मान सकते हो। कहीं कहीं पर आपको ये 8 महीना, कहीं 9 महीना, कहीं 7 महीना भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 महीने का हो जाता है, सब अलग अलग अपना दिए हुए हैं। फिर 11 महीने में वॉक्स इफ लेड, ये यानी कि हाथ से पकड़ करके आप वो चल सकते हैं 11 महीने में। फिर स्टैंड एलोन, यानी कि 11 महीने में वो बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हैं। और वॉकिंग एलोन, यानी कि चलना अकेले 12 महीने, यानी कि 1 साल में वो जो है बिना किसी सपोर्ट के चलना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर दिया हुआ है। अगर और एक पिक्चर में और दूसरा भी दिखा सकती हूँ जिसमें कि जो है अलग मंथ दिया है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग ये दिए रहते हैं, कहीं पर आपको कुछ दिया होगा, कहीं पर कुछ दिया होगा। तो अराउंड आप लेकिन यहाँ पर 7 से 9 महीना मान सकते हो, क्योंकि 10 से 12 महीना दिया हो तो 1 साल तो नहीं होगा, 7 से 9 महीना हो सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आईसीडीएस परियोजना जिस वर्ष में प्रारंभ की गई वो है। द आईसीडीएस स्कीम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर, किस ईयर में? 1974, 75, 76 या फिर 77। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 75 में। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन है, एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन कहलाता है? तो रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन के है। ठीक है, इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं।
फिर है फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला अनीमिया, इसे क्या कहते हैं? तो फॉलिक एसिड की कमी से जो होने वाला अनीमिया है तो उसको आप बोल सकते हो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। वैसे जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है ये आपका पर्नीशियस अनीमिया का ही एक पार्ट है, ठीक है। पर्नीशियस अनीमिया जो है ये आपका विटामिन B12 की कमी से होता है, ओके। और जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है ये पर्नीशियस अनीमिया का ही एक पार्ट है। तो मेगालोब्लास्टिक में भी आपकी विटामिन B12 की कमी होती है और फॉलिक एसिड दोनों की ही कमी होती है। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि स्पेशली पूछा गया है कि फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले अनीमिया क्या है, तो यहाँ पर आप जो है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा। अब देखिए मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में नाम से ही पता चलता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होते हैं यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, उनकी साइज बड़ी हो जाती है। और जो आपकी ये पर्नीशियस अनीमिया है इनमें क्या होता है, इसमें जो आरबीसी होती है उनका फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता, यानी कि उनका निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये पर्नीशियस अनीमिया होता है और ये मेगालोब्लास्टिक है। अब जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है चूंकि इसमें आरबीसी का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है तो इसको मैक्रोसाइटिक भी अनीमिया भी कहते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रोसाइटिक अनीमिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मासिक धर्म की आवधिकता औसतन होती है द पीरियोडिसिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज, ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज पूछा गया है तो वो सभी को पता है 28 डेज का होता है। फिलहाल सब में अलग अलग, किसी में 30 में, किसी में 31 दिन होता है, किसी में 25 दिन भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज पूछा गया है तो वो 28 डेज ही एवरेज माना जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। इन इंडिया मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज इज, क्या है? तो आप सभी जानते हो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ओके, PEM है, इसको PEM भी कहते हैं। फिर है एक स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन कितना होता है? एवरेज वेट ऑफ हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी इज अराउंड, तो आप सभी को पता है 3.2 kg, 3 kg या 3.2 kg इतना होता है अप्रॉक्स। फिर है स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर के डैश महीने तक करा जाता है, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज डन टिल डैश मंथ फ्रॉम बर्थ ऑफ इन्फेंट, यानी कि कब तक जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है, किस महीने तक? तो ये 6 मंथ तक दी जाती है, ठीक है, इसी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, जो 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है। फिर है एक कैलोरी कितनी जूल के बराबर है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल, तो ये 4.184 जूल के बराबर होती है एक कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू अ फूड इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। एक या एक से अधिक अगर पोषक तत्व किसी भी पदार्थ में मिलाए जा रहे हैं तो उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि उस जो भी खाद्य पदार्थ में मिलाए जा रहे हैं तो उनमें उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, इस वजह से उनको मिलाया जा रहा है, ठीक है। और एक जो यहाँ पर आप सप्लीमेंटेशन क्या है, सप्लीमेंट जो अलग से दिया जाता है, जैसे कि हम विटामिन सी की टेबलेट अलग से ले रहे हैं या फिर अलग से हम मल्टीविटामिन लेते हैं तो वो सप्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। और जो संवर्धन यानी कि जो एनरिचमेंट है उसका मतलब ये होता है, देखिए फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट में दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि फोर्टिफिकेशन में क्या है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसमें उसको ऐड करके उस कमी को पूरा कर दिया जाता है। और जो एनरिचमेंट है इसमें क्या किया जाता है, एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जब फूड में ऑलरेडी वो जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है जब उनकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के समय, तो क्या होता है उनकी प्रोसेसिंग के समय उनका लॉस हो जाता है। जैसे कि आप मान लो कि चावल में थायमिन पाया जाता है, ठीक है, उसके आउटर पार्ट में होता है, तो जब उसकी प्रोसेसिंग होती है यानी कि उसकी मिलिंग की जाती है तो थायमिन का लॉस हो जाता है। तो अब उसमें थायमिन को जो है एनरिच करने के लिए यानी कि ऐड करने के लिए जो उसमें पहले था, यानी कि चावल में थायमिन प्रेजेंट था, लेकिन जब प्रोसेसिंग हुई तो उसका लॉस हो गया, तब उसमें अब दोबारा से जब थायमिन उसमें ऐड किया जाएगा तो फिर उसको बोलेंगे एनरिचमेंट,
ठीक है। और फोर्टिफिकेशन में ऑलरेडी जो प्रेजेंट है अगर उसका लॉस हो रहा है तो उसको फोर्टिफिकेशन नहीं कह रहे हैं। जिसमें भोज्य पदार्थ में कमी है पहले से ही, अगर कमी है तब जब उसमें ऐड किया जा रहा है न्यूट्रिएंट्स तो उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्रोसेसिंग के समय लॉस हो जा रहा है तब उसको ऐड किया जा रहा है, उसको एनरिचमेंट कहते हैं। और एडल्ट्रेशन तो आप जानते हो मिलावट को बोलते हैं। फिर है तेल को फोर्टिफिकेशन, जो फोर्टिफाई किया जाता है वो किससे किया जाता है? ऑयल इज फोर्टिफाइड विद, तो ये आपका विटामिन ए से तेल को फोर्टिफाई किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है ये चिन्ह क्या बताता है, ये जो यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट्स, इसका मतलब है इस्त्री ना करें यानी कि प्रेस ना करें, या फिर ब्लीच ना करें, या फिर कपड़े धोने की मशीन के टब में सुखाएं, या फिर ठंडे पानी में धोएं। तो चलिए मैं इसका पिक्चर आपको दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो इसका मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये आपके FRM फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अलग अलग सिंबल्स आ जाते हैं एग्जाम में, कभी कभी मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि इनको एक दूसरे से मिलाइए क्या सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैं और भी सिंबल दिखा देती हूँ आपको। ओके, दिख रहा है आप लोगों को पिक्चर? हाँ, अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉशिंग बाउल एंड वाटर सिंबल ये हैं। इस टाइप के जो होते हैं, इस टाइप के जो टब के फॉर्म में सिंबल जितने भी आते हैं वो उसका मतलब है कि वॉशिंग बाउल या फिर वाटर सिंबल का है। इसका मतलब है डोंट वॉश, धुलना नहीं है। इसका मतलब है कि 30 डिग्री पर धुलना है। इसका मतलब है 60 डिग्री पर धुलना, यानी कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है। और ये जो है इसका मतलब है कि सिर्फ हैंड वॉश करना है, यानी कि हाथ से धुलना है। फिर इसके बाद में ये है, आप देख सकते हो, इसका मतलब है ये जो सर्कुलर सिंबल होता है ये ड्राई क्लीनिंग का होता है। इसमें इसका मतलब है कि प्रोफेशनल इसको क्लीन करना है, ड्राई क्लीन करने के लिए कपड़े को देना है। इसका मतलब ड्राई क्लीन नहीं करना है। और इनका मतलब है ये प्रोफेशनल क्लीनर्स के लिए सिंबल्स होता है, किस केमिकल का यूज करना है। तो फिलहाल ये वो समझ जाते हैं कि उन्हें किस का यूज करना है। फिर ये ब्लीचिंग के लिए है, ब्लीचिंग के लिए ट्रायंगल सिंबल होता है, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ब्लीच करना है। और इसका मतलब है कि ब्लीचिंग विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ब्लीच करना है। इसका मतलब है कि नॉन क्लोरीन ब्लीच, क्लोरीन के साथ ब्लीच नहीं करना है। और अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, उसका मतलब है कि ब्लीच नहीं करना है। फिर है ड्राइंग स्क्वायर सिंबल, यानी कि ड्राइंग के लिए जो सिंबल रहता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें टंबल ड्राई और स्क्वायर विद सर्कल आ जाता है। इसका मतलब है कि लाइन ड्राई करना है, यानी कि आपको स्ट्रेट ऐसे ही फैला देना है। इसका मतलब है फ्लैट आपको फैलाना है, कपड़े को सुखाना है। टंबल ड्राई का मतलब है कि एयर ड्राई, यानी कि जो आप मशीन में जो एयर ड्राई होती है तो वो मशीन से ड्राई करना है, एयर ड्राई करना है हवा के माध्यम से। ये इसका मतलब है, यहाँ पर एक डॉट है, इसका मतलब है टंबल ड्राई लो। और 2 डॉट का मतलब है कि टंबल ड्राई हाई। और इसका मतलब है कि टंबल ड्राई नहीं करना, यानी कि आपको मशीन में इसको सुखाना नहीं है। आयरन का सिंबल होता है, इस तरीके से दिया होता है। इसका मतलब है कि आयरन करना है। इसका मतलब है कि लो आयरन है। डबल डॉट का मतलब है मीडियम आयरन। ट्रिपल डॉट है हाई आयरन। और अगर क्रॉस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये लॉन्ड्री सिंबल्स हैं। तो ये हमने आपको जितने लगभग आते हैं एग्जाम में उतना हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो आपका है आप इसे समझ गए होंगे कि ब्लीच ना करें।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलन और लय है, यानी कि बैलेंस एंड रिदम, ये क्या है? मौलिक व्यवस्था है, कला के तत्व हैं, डिजाइन के सिद्धांत है, या फिर आंतरिक डिजाइन के घटक हैं? तो ये आप कई बार बता चुके हैं, ये डिजाइन के सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। ठीक है, फिर है 50 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम फिर और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो रंगीय योजना है वो 2 रंगों की बनी होती है। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम इज मेड अप ऑफ 2 कलर्स दैट आर एक दूसरे के समीपवर्ती होते हैं, यानी कि एडजेसेंट होते हैं, या फिर त्रिकोणीय होते हैं, ट्रायंगल शेप में होते हैं, या फिर रंग चक्र पर बराबर के अंतराल पर होते हैं, यानी कि इक्वली स्पेस्ड होते हैं कलर व्हील में, और या फिर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है उसमें जो है, अगर 2 रंग की बात यहाँ पर की जा रही है तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। और अगर आपको ये पसंद आया है देन इसको लाइक जरूर करें और साथ साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।